डॉक्टर साहब राम राम साहब। बड़ा धन्यधर महाराज की जय। आज अंता उपचुनाव में वोट मांगने, समर्थन मांगने आपके गांव में आया हूं और भगवान बजरंगबली के प्रांगण में हम लोग सब लोग खड़े हैं। वैसे तो मैंने जीवन में राजनीति में होते हुए भी राजनीति में रहने वालों से जनता ये अपेक्षा करना छोड़ चुकी है कि वो सच बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन राजनीति में रहने के बाद भी मैं ये प्रयास करता हूं कि कभी भी मेरे मुंह से कोई झूठ नहीं निकले। मैं फोन पर भी जहां कहीं रहता हूं तो अपनी लोकेशन एकदम एग्जैक्ट बताता हूं, ये नहीं कि मैं बेटा 12 में और कह दिया मैं जयपुर में हूं। और जब यहाँ बजरंगबली के प्रांगण में बैठे हैं तो मैं जो बोलूंगा वो बजरंगबली को साक्षी मानकर ही बोलूंगा। मैं उपचुनाव लड़ रहा हूं, 25 साल से राजनीति में हूं और छात्र राजनीति से निकलकर आया हूं। पहली बात तो उस जगह से निकलकर आया हूं जहां 12 का बेटा, कोटा, 12, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती का व्यक्ति, हाड़ौती का छात्र, हाड़ौती का लड़का जो जयपुर राजधानी में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है, उसमें जाकर चुनाव लड़ने का भी कभी सोच नहीं सकता। वहां 2002 में सिविल सेवा में नौकरी लगने के लिए, IAS IPS बनने के लिए गया था। लेकिन इस तरह का वातावरण बना, परिस्थितियां बनी, लोगों ने, मेरे साथ रहने वाले छात्रों ने देखा कि हमें इसे चुनाव लड़ाना चाहिए, तो मुझे जबरदस्ती राजस्थान कॉलेज का चुनाव लड़ाया, छात्र राजनीति में ला दिया। वहां हाड़ौती से जाकर उस राजस्थान विश्वविद्यालय में भी आपको प्रतिनिधित्व दिया, हाड़ौती को प्रतिनिधित्व दिया और हाड़ौती का एक युवा साथी जो भी था उनकी मदद करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उसी विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति सीख कर आया हूं जहां से हनुमान बेनीवाल राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष निकले। और राजस्थान राजनीति के जितने भी दिग्गज नेता हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, जिनको आप सड़क पर संघर्ष करते हुए देखते हो, वो सारे लोग उसी राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए लोग। वहां से निकलकर आज आपके बीच में आया हूं। आपको इस बात पे भी गौरवान्वित महसूस करना होगा या करते होंगे कि आपका बेटा 12 में पैदा हुआ लड़का आपके चौक जाकर चुनाव लड़ता है, जहां मेरा कोई रिश्तेदार, नातेदार नहीं, कोई घर नहीं, किसी मोहल्ले को मैं नहीं जानता था। लेकिन केवल सोशल मीडिया पे देखकर या मेरे कामों को देखकर उन लोगों ने मुझे 60,000 वोट वहां टोंक में दिए। कोई मेरी खासियत या काबिलियत देखी होगी, इसलिए उन्होंने वोट दिया। और उन्होंने जब वहां बहिष्कार चल रहा था, गांव ने बहिष्कार किया, तब भी मुझे बुलाया। इसलिए बुलाया, उनको विश्वास था कि नरेश मीणा को बुलाएंगे तो हमारी मांग में ताकत आएगी। हमारी जो हम जो डिमांड के लिए बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, और आपने देखा होगा उनकी लड़ाई लड़ते हुए मैंने कहा था मैं कभी किसी के साथ बैठ जाता हूं तो मैं कहता हूं नरेश मीणा पीठ नहीं दिखाएगा। नरेश मीणा ने आज दिन तक पीठ नहीं दिखाई, तुम मुझे छोड़ मत देना। और वो समरावता का प्रकरण आपने देखा होगा, वो मैंने उनको बीच में नहीं छोड़ा, उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए जेल भी जाना पड़ा। लेकिन वो क्षेत्र ऐसा है, वो एरिया ऐसा है, उसमें कई नेता वहां जाकर उनको बहलाने फुसलाने का प्रयास किया। बड़ा गांव रहता है, इकलेरा बड़ा गांव है, एक दो तो आदमी ऐसे निकल ही आएंगे जो नरेश मीणा के विचार से नहीं मेल खाता हो, वो अलग किसी के प्रभाव में आ जाए। वहां हर तरह का प्रभाव डालने की कोशिश की, ये कोशिश की कि एक व्यक्ति पूरे गांव से खड़ा होकर ये कह दो कि नरेश मीणा तो गुंडा था, बदमाश था, बाहर से आकर हमें समरावता वालों को मरवा गया और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये प्रयास बड़े बड़े नेताओं ने वहां जाकर किया। लेकिन वो पूरा समरावता का गांव, जिस गांव के सारे बच्चे, 60 बच्चे मेरे साथ जेल में रहे, जहां घरों को जला दिया गया, उनकी मोटरसाइकिलों को जला दिया गया,
एक भी व्यक्ति डिग भी गया नहीं। उन्होंने कहा नरेश मीणा खड़ा है, वो हमारी लड़ाई लड़ने आया था तो उसकी लड़ाई में हम भी शामिल रहेंगे, जब तक चाहे उसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़े। मेरे किसान भाइयों, आपने 25 साल से लोगों को वोट दे रहे हो, बरसों से वोट दे रहे हो, देश आजाद हुआ तब से आप वोट दे रहे हो। कई पीढ़ियां हमारी वोट देते हुए चली गई, लेकिन अभी तक जो चुनाव होता है उस चुनाव में या तो कांग्रेस की बात होती है या बीजेपी की बात होती है। उनके साथ सीमित उनके नेता आते हैं, जिनको हर चुनाव में आप देखते होंगे। पहली बार आपको लग रहा होगा कि पूरे चुनाव में किसी गरीब की, पिछड़े की या किसान की बात हमारे द्वारा की जा रही है। भाया को यहाँ से आपने एक बार निर्दलीय एमएलए बनाया 2003 में, तब भी बड़ा एक मोनोप्लेट करके वो चुनाव जीता था, क्योंकि 12 के पूरे व्यापारी, 12 में मंडी में बैठने वाले व्यापारी, 12 में जितने भी व्यापारी वर्ग जो था वो गांव में फैल गया था, और गांव में इस तरह का वातावरण क्रिएट किया गया कि भाया तो बहुत बड़ा धर्मात्मा था, बहुत बड़ा महात्मा था। और इस बात को मैं भी मानता था, इस बात को मैं भी मानता था कि प्रमोद जैन भाया धार्मिक व्यक्ति है, प्रमोद जैन भाया धार्मिक काम करता है, गौशालाएं खोलता है, धर्म के नाम पर प्रमोद जैन भाया आगे बढ़ता है। लेकिन जब प्रमोद जैन भाया को मैंने बहुत नजदीकी से देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा वो किस तरह से सौगन खाता है, बेटे की सौगन खा जाता है, किस तरह से देवता की मूर्ति रखता है और हाथ रख के कहता है कि मैं सौगन खा के कह रहा हूँ। लेकिन मैं जितने लोगों से 12 की धरती में मिला हूँ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको उसने छला नहीं, जिसके साथ उसने कपट नहीं किया। वो वही प्रमोद जैन भाया जो अभी कह रहा मैं सामाजिक काम करता हूँ, मैं धार्मिक काम करता हूँ। सबसे बड़ा धार्मिक काम तो उस दिन था, सबसे बड़ा सामाजिक काम तो उस दिन था, सबसे बड़ी जनता की जनता को आपकी सेवा का मौका उस दिन जरूरत थी जिस दिन कोरोना का काल आया था। कोरोना का काल आया था, लोग मर रहे थे, लाशें हर गांव से लाशें निकल रही थी। लोग सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति मदद करने के लिए नहीं है, लेकिन नेता मदद करेंगे। मैंने देखा है कई जगह नेताओं ने लंगर चालू किए थे, जो लोग पैदल पैदल चल रहे थे उनकी सेवा कर रहे थे। उसी दौरान जब कोरोना में लोग मर रहे थे, इस 12 की धरती पर, इस 12 की धरती पर प्रमोद जैन भाया जो मंत्री था, उसने जो आपके सरकारी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं, जो दवाइयां आई गई, वो दवाइयां जब लाई गई तो इसी प्रमोद जैन भाया ने एक हॉस्पिटल डाला है, प्रिया हॉस्पिटल। इसका खुद का हॉस्पिटल है प्रिया हॉस्पिटल, इसका खुद का हॉस्पिटल है प्रिया हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल में कोई इलाज करने जाता था तो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल वाले कह रहे थे हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कोई गैस सिलेंडर नहीं है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। पूछा जाता था कहाँ मिलेगा, कहाँ इलाज होगा, तो वो कहते थे प्रिया हॉस्पिटल है, वहां जाओ। वो जो सरकारी हॉस्पिटल में जो सामग्री आती थी वो प्रिया हॉस्पिटल में डाल दी गई थी, और जो लाशें लेके जो लोग उस समय में, उस महामारी के समय में जो लोग प्रिया हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहे थे, उनका एक का भी 3 लाख से इलाज कब नहीं हुआ, एक का भी 3 लाख रुपए से तब लूटा नहीं गया था। ये जब मंत्री बना है, मंत्री बना, आपने देखा होगा मदन दिलावर ने और बीजेपी वालों ने गौशाला का मुद्दा उठाया था। आपने देखा हुआ 2008 में शिवनाथ जी नागर अशोक गहलोत की गाड़ी के आगे खड़े हो गए थे और उस गाड़ी में बैठ गए थे कि साहब ये प्रमोद जैन भाया चरागा को खा गया, ये गौशाला को खा गया। वो नजारा भी आपने देखा होगा जब शिवनाथ जी इसकी गाड़ी के आगे बैठ गए थे। शिवनाथ जी जैसा ईमानदार व्यक्ति, शिवनाथ जी जैसा ईमानदार व्यक्ति, आज मैं उनके 2-4 दिन पहले उनके आशीर्वाद लेने घर गया था। स्थिति मैंने देखी, दिल विचलित हो गया। एक व्यक्ति जो शिवनाथ नागर कई बार एमएलए रहा, राजनीति में पावरफुल पद पे रहा, उसके बावजूद भी उसके घर की हालत देखना, उनके नीचे तो भैंसे बंध रही, ऊपर सोयाबीन सूख रही थी, उनकी जमीन बिक गई, राजनीति में जमीन, लेकिन कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ आप भरत सिंह जी कुंदरपुर को देख लो, दूसरी तरफ भरत सिंह जी कुंदरपुर को देख लो जो हमारे बीच में नहीं रहे। तीसरा व्यक्ति आप रघुवीर सिंह जी कौशल को भी यहाँ से चुनाव लड़े, उनको देख लो। उनके मैं पूछना चाहता हूँ, रघुवीर सिंह कौशल ऊर्जा मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वो चाहते तो करोड़ों रुपए कमा लेते, लाखों भी करोड़पति हो जाते, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं उनकी स्थिति भी, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। भरत सिंह कुंदनपुर की हालात आपने देखी, शिवनाथ जी नागर की हालात आपने देखी। जो अच्छे लोग राजनीति में थे, चाहे वो मनोज चौधरी को देख लो आप, चाहे अजीत सिंह जी मातली को देख लो, चाहे सुनील जी गालो को देख लो, किसानों की राजनीति करने वाले दिनेश यादव को देख लो, पवन यादव को देख लो,
दीन बंधु धाकड़ बार बार जेल गया। ये मेरा भाई कमल राठौड़ नगर पालिका का चेयरमैन रहा। केवल इसको इसलिए जेल भेजा गया कमल राठौड़ को क्योंकि इसने 12 के चौराहे को चमका दिया था, 12 में विकास किया था, 12 शहर का विकास किया, इसलिए कमल राठौड़ को जेल जाना पड़ा। वो जानता है, मैं तो उसके पैरों में पड़ा। मैंने कहा मैं कांग्रेस का हूँ, मैं कांग्रेस परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मेरे पिताजी शिवनाथ जी के चेले रहे। प्रमोद जैन भाया मैं भी कांग्रेस में काम करना चाहता हूं, मेरे को तू जोड़ के साथ रख। मैं कई बार गया, लेकिन उसने मेरे को गले इसलिए नहीं लगाया, वो जानता था ये लड़का पढ़ा लिखा है, बोलता है। उसको बोलने वाला नहीं चाहिए, उसको पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, उसको गरीबों की बात करने वाला नहीं चाहिए, उसको किसानों के बेटे नहीं चाहिए। प्रमोद जैन भाया को तो दोस्ती करने के लिए, टिकट देने के लिए, धंधों में पैसे वाला बनाने के लिए प्रमोद जैन भाया को कौन पसंद है? वो एक तो नरेश पेंत्रा पसंद है, जिसका पता नहीं घर का है बाहर का है, जिनके खानदान का पता नहीं। वो नरेश पेंत्रा को करोड़पति बना दिया। वो प्रदीप काबरा जो गुजर समाज दूध का धंधा करता है। गुजर समाज सोचता है कि हम दूध का धंधा करके स्थापित होंगे, परिवारों को पालेंगे। डेयरी का काम तो कम से कम गुजरों को मिलना चाहिए, डेयरी का काम तो गुजरों को मिलना चाहिए। उसको एक प्रदीप काबरा को संभाल दिया। आप नाम सुनोगे, एक कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिक्षक को गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। भगवान ने भी कहा है कि अगर मेरे को मानते हो तो पहले गुरु को मानो, शिक्षक को मानो, जो तुम्हें आगे पथ मार्ग दिखाएगा, सदमार्ग में लेकर चलेगा। लेकिन एक विष्णु गर्ग और उसकी घरवाली मंजू, जो दोनों शिक्षक थे, मास्टर थे, टीचर थे, सरकार उनको तनख्वाह देती थी बच्चों को शिक्षा देने के लिए। लेकिन प्रमोद जैन भाया का राइट हैंड वो विष्णु गर्ग नकली मास्टरों को स्कूल में पढ़ाने भेज देता है। बरसों से गांव वालों को पता नहीं है। गांव वाले सोचते यही मास्टर है, असली मास्टर है। और जब वो भंडाफोड़ भाई कमल राठौड़ ने किया, कमरलाल मीणा ने किया कि नकली मास्टर स्कूल में पढ़ा रहे और असली मास्टर प्रॉपर्टी का धंधा कर रहे, असली मास्टर कट्टे बनाने की फैक्ट्री खोल रहे, असली मास्टर विष्णु गर्ग लोगों को मरवाने का काम कर रहा है। आपको तय करना है एक बार। एक तरफ वो भरत सिंह जी कुंदनपुर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो चिल्ला के कहते चले गए। उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी, भरत सिंह जी जहां कहीं भी होंगे, आज जनता के चुनाव को देख रहे होंगे और ये जनता की जनता से आशा कर रहे होंगे कि कम से कम अशोक गहलोत नहीं चेता, इसको भ्रष्टाचार में इसको गिरफ्तार नहीं किया, जनता की जनता तो चेतेगी और इस बार इस भ्रष्टाचारी केंद्र नेता को यहाँ से खदेड़ कर बाहर करेगी। मेरे भाइयों में तो इतना ही कहूंगा, जब कोई चोर चोरी करता है, वो चोरी कर जब कोई माल को वो किसी दुकान में बेचता है तो उस पर चोरी करने का मुकदमा चोर को लगता है। लेकिन चोरी के माल खरीदने वाले पे भी चोरी का मुकदमा दर्ज होता है, उस पर भी चोरी का मुकदमा दर्ज होता है। मैं ये मानता हूँ ये प्रमोद जैन भाया चोर है। इससे बड़ा चोर राजस्थान में देश में नहीं है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी देश में नहीं है। अगर इसकी चोरी में शामिल होना चाहते हो, इसके भ्रष्टाचार में शामिल होना चाहते हो तो इसको वोट देकर और मजबूत बना देना। अभी तो ये 70,000 करोड़ का है, अगर जनता की जनता ने दोबारा बना दिया तो अगली बार 1,40,000 करोड़ का हो जाएगा। नागरगरी रघुवीर सिंह कौशल कुछ नहीं, और प्रमोद जैन भाया तू जो एक किलोस करके एजेंसी चलाता था, अचानक से 70,000 करोड़ का बन जाता है। हाईवे पे मैं एक देख रहा हूँ, एक जैन मंदिर बना हुआ है। जैन मंदिर का काम भाया ने चला रखा है। अच्छी बात है मंदिर बनाना, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो प्रमोद जैन भाया जैन समाज को दे रहा है। प्रमोद जैन भाया सबसे बड़ा धोखा जैन समाज को दे रहा है। उस जैन समाज को जिसको मैं आराध्य मानता हूँ, जैन समाज के संत जो बलिदान देते हैं, त्याग करते हैं, जो वो लोग जितना त्यागी होते हैं उतने और लोग नहीं होते। उनको देखा हुआ उनके संत महात्मा को, वो कैसे नंगे पैर उगाड़े चलते हैं। वो कभी भी गाड़ी में नहीं बैठते, वो कभी भी पलंग पे नहीं सोते, वो नीचे सोते हैं। उनका एक व्रत होता है, उस व्रत का पालन करते हैं। वो ऐसे अहिंसावादी होते हैं जो सोचते हैं कि मच्छर भी उनसे नहीं मरे। लेकिन जो 5 व्रत जैन धर्म में है, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, अहिंसा, ये जो नियम जैन धर्म में बचे हुए हैं, उन 5 नियमों के खिलाफ अगर कोई चलता है तो सबसे पहले वो प्रमोद जैन भाया चलता है। जहाँ ये सत्य की बात करते हैं जैन धर्म में,
वहां ये एक भी बात सत्य नहीं बोलता। असत्य का मतलब अपरिग्रह होता है कि आप धन को उतना ही इकट्ठा करो जितने अपने गुजारा चल जाए, बाल बच्चों का पेट भर जाए। लेकिन इसका तो इस सिस्टम है कि जितना धन आ जाए वो इसके पास आ जाए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, धाकड़ समाज का गांव है, धाकड़ समाज का गांव है आपके मंदिर पे, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, आज आपसे मदद मांग रहा हूँ। मुझे आपने अगर मददगार बना दिया, 2.5 साल का मदद मांग रहा हूँ। 2.5 साल के लिए नरेश मीणा को अगर तुमने सक्षम बना दिया, नरेश मीणा को तुमने दमदार बना दिया, नरेश मीणा को धाकड़ समाज को कुछ देने लायक तुमने बना दिया, तो जैसे मैंने प्रहलाद गुंजल साहब के हाथ पकड़ के उनके साथ कंधा से कंधा मिला के उस बिरला सेठ जो इसी का बड़ा बाप है प्रमोद जैन भाया का, उस बिरला सेठ के पसीने ला दिया था, 40,000 का टक गया, 40,000 का टक गया। नहीं तो प्रमोद जैन भाई उसको ओम बिरला को भी सल्टा दिया था। और प्रहलाद गुंजल अगर संसद में जाता तो किसानों की बात करता है, किसान का बेटा था, लेकिन मिस्टेक हो गई। मैं आपसे वादा करता हूँ धनीधर के वंशजों, मैं वादा करता हूँ बजरंग बली के इसी मंदिर में वादा करता हूँ कि मेरी एक इच्छा एक ख्वाब है कि ओम बिरला को तो गुंजल साहब से निमटवाऊं, उनसे हरवाऊं। और ये जो वसुंधरा दुष्यंत, ये वसुंधरा दुष्यंत ये 1989 में आया था। छत्रपुर जी का टिकट काट के ये लोग यहाँ आए। अगर ये लोग ग्वालियर से झांसी की रानी को मरवाने वाले ये परिवार अगर 1989 में भैरव सिंह जी का आशीर्वाद लेके यहाँ नहीं आते, अगर छत्रपुर जी नागर का टिकट नहीं करता तो आज कम से कम 5-6 बार धाकड़ यहाँ का सांसद होता। लेकिन टिकट काटा इन्होंने छत्रपुर नागर का, और उस समय टिकट मिला था शिवनाथ जी नागर को। अगर धाकड़ समाज चेत जाता, उस समय धाकड़ समाज जागृत हो जाता, धाकड़ समाज बंधुआ मजदूर पार्टी का नहीं होता, तो आज हालत अलग होते, धाकड़ों का 5-6 बार सांसद होता। धाकड़ समाज ने 2 बार गलती करी, एक बार शिवनाथ जी नागर के मामले में गलती करी, और एक बार प्रकाश जी नागर साहब को जब छपरा से टिकट मिला तब आपने चेतना नहीं दिखाई, जिसका नुकसान हुआ। मेरे भाइयों, राजनीतिक चेतना लाने की जरूरत है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपको अपने कौम के बारे में अगर सोचना होगा तो आपको प्रतिनिधित्व, सभी जगह आपका प्रतिनिधित्व होगा, तभी आप विकास के पथ पे जाओगे। आप आज मुझे मजबूत कर दो, मुझे मजबूत कर दो। बजरंग बली के इस प्रांगण में कह रहा हूं, अगर मुझे बना दिया उपचुनाव में तुम्हारे हिंदुस्तान की नजर है। सबसे पहले तो मैं एमएलए बन जाऊंगा तो सबसे पहले तो डोटासरा का इस्तीफा जाएगा, सबसे पहले तो डोटासरा का इस्तीफा जाएगा। तूने डोटासरा तूने पैसे लेकर पहले देवली उनियारा में नरेश का टिकट काटा, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। और अगर यहाँ भाया की जमानत जब्त हो गई, भाया तीसरे नंबर में चला गया, डोटासरा के पास कोई जवाब नहीं रहेगा, मोरिया खुद डोटासरा का भूल जाएगा, लेकिन अगर मैं बढ़ गया तो सक्षम हो जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं, धाकड़ को हाथ पकड़ के और सांसद बनाने की गारंटी झालावाड़ बाला से नरेश मीणा लेता है। धाकड़ समाज के व्यक्ति को अगली बार झालावाड़ बारह से सांसद का प्रत्याशी और सांसद का कैंडिडेट बनाने का मन है, सांसद बनाने का मन है। जैसे गुंजल साहब के लिए रात दिन मैंने एक कर दी थी, उसी तरह से मेरा मन है कि धाकड़ समाज के व्यक्ति को भी मैं ऐसा प्रतिनिधित्व दूं, क्योंकि मैं गठजोड़ करना चाह रहा हूं। मैं सारी किसान कौमों को एक झांझे पर बिठाना चाहता हूं। मैं बार मैं चिल्ला के कह रहा हूं। आज ये पहली बार आप नोटिस कर रहे होंगे, ये टीवी पे धाकड़ों की बात चल रही है। टीवी पे पहली बार सुन रहे होंगे ना कि हाड़ौती में धाकड़ पीछे, हाड़ौती में माड़ी पीछे, गुजर पीछे, मीणा पीछे। आज के पहले कोई न पूछे चो, आज के पहले कोई न जाने चो हाड़ौती में किसान जाते हैं। आज के पहले तो जाने चे कि हाड़ौती में तो सारा बोट धारीवाल का छे। आज के पहले जानते थे कि सारा बोट भाया का छे, प्रताप सिंह सिंघवी का सारा बोट छे, और उकाना ओम बिरला का सारा बोट यहाँ का छे। अपना बोटन की कोई गिनती को नहीं, बोटन की गिनती करा दो। और उस प्रताप सिंह सिंघवी को धाकड़ समाज के युवा साथियों, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाओ। जैसे हरीश मीणा ने मेरा टिकट काट दिया था देवली उड़ियारा में, और हरीश मीणा जब श्योपुर गया तो वहां के लोगों ने इतना विरोध किया, उसको प्रभारी बना दिया था कि उसको वहां के लोगों ने खदेड़ दिया। ऐसी सोशल मीडिया पे मुहिम चला दो कि जिसने पप्पू धाकड़ के दोनों हाथ पांव तुड़वाकर उसको खाट पे डाल रखा है, उस धनीधर के बेटे पप्पू धाकड़ को जिसने खाट पे डाल रखा है, वो तुम्हारे बीच में आकर यहाँ वोट मांगने आ रहा है।
आपके यहाँ उसको प्रभारी बनाया है बीजेपी ने। ऐसा इलाज कर दो कि प्रताप सिंह भी पहली बात तो यहाँ आए नहीं, और आप ही जाहिर गलती से कहीं मिल जाए तो ऐसा स्वागत करो जो उस पप्पू धाकड़ के परिवार को न्याय मिल जाए, पप्पू धाकड़ के परिवार को न्याय मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।